नमस्कार। यात्रा कथा यानी ट्रैवल टेल्स में आपका स्वागत है। यदि आप लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं तो आज हम आपके लिए उत्तराखंड की 5 ऐसी जगहें ढूंढ कर लाए हैं जो अपने आप में बेमिसाल हैं। हमारा पहला डेस्टिनेशन है उत्तराखंड का हनोल गांव और ये सफर हम शुरू करेंगे हिमाचल के पोंटा साहिब से। दूसरा खूबसूरत सफर जो हमने आपके लिए चुना है वो है काठगोदाम से ग्वालदम तक का। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे मुनस्यारी। चौथी जगह है उत्तराखंड की बेहद सुंदर नीति घाटी। अंत में होगा टनकपुर से दारमा घाटी के आखिरी मोटरेबल गांव दांतू का सफर, जो सबसे टफ और सबसे एडवेंचरस जर्नी होगी। तो हनोल के लिए निकलने से पहले सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े और पवित्र तीर्थ से। यमुना नदी के तट पर स्थित ये है पोंटा साहिब गुरुद्वारा। दिल्ली से यहाँ तक की दूरी है लगभग 250 किलोमीटर और चंडीगढ़ से ये आपको पड़ेगा 120 किलोमीटर। ये गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और उन्होंने दसम ग्रंथ की रचना यहीं की थी। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह यहाँ 4.5 साल तक रहे थे। पोंटा साहिब से हनोल की दूरी है लगभग 145 किलोमीटर। चक्राता इस रास्ते के बीचों बीच पड़ता है। कालसी के बाद पहाड़ी रास्ता शुरू होता है, लेकिन हम चक्राता जाने से पहले टाइगर फॉल की तरफ मुड़ गए हैं। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। तो आइए कुछ देर पैदल चलते हैं। लंबे सफर की थकान मिटाने के लिए टाइगर फॉल से अच्छी जगह शायद ही कोई हो। चक्राता की पहाड़ियों के ठीक पीछे हरी भरी वादियों में एक विशाल झरना है जो एक पहाड़ी के पीछे छिपा होने के कारण दूर से नहीं दिखाई देता। इसका पानी चट्टान से टकराए बिना सीधे नीचे गिरता है। भारत में ये इस तरह का सबसे बड़ा झरना माना जाता है। लॉन्ग ड्राइव के बाद यहाँ नहाना मज़ेदार एक्सपीरियंस है, लेकिन पानी से निकलते ही बहुत भूख लगती है। टाइगर फॉल से चक्राता सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। हम आज रात इस होटल में रुकेंगे। चक्राता प्रॉपर में बहुत कम होटल हैं, लेकिन रास्ते में रुकने के लिए आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। ओह माय गॉड, बंदर। तो चक्राता का छोटा सा बाजार घूमने के बाद हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं हनोल के लिए, जो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। हनोल महासू देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। महासू 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। हनोल में बौठा महासू, मैंद्रथ में बासिक महासू और ठडियार में पबासिक महासू विराजते हैं। लेकिन चालदा महासू हमेशा जौनसार और हिमाचल घूमते रहते हैं। लकीली हमें चालदा महासू इसी रास्ते में मिल गए हैं। हालांकि ये रास्ता वेल मेंटेन्ड है, लेकिन
काफी संकरा है, इसलिए धीमे चलने में ही भलाई है। ऐसे रास्तों पर ड्राइव करते वक्त बाईं ओर चलना, मोड़ों पर हॉर्न देना और स्पीड कम रखना खुद की सेफ्टी के लिए जरूरी है। चक्राता से त्यूनी तक के ड्राइव के दौरान बहुत अलर्ट रहने की जरूरत होती है। त्यूनी के बाद ये रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। तो लीजिए, हम हनोल पहुंच चुके हैं और ये है हनोल के महासू देवता का सिद्ध मंदिर। यदि आप दिन तक यहां पहुंच जाते हैं तो शाम तक चक्राता वापस लौट सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो यहां भी रुक सकते हैं। हनोल में गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी एक होटल है, लेकिन आने से पहले बुकिंग जरूर करवा लें। दूसरी लॉन्ग ड्राइव के लिए हमने चुना है कुमाऊं के सुंदर शहर ग्वालदम को। इस सफर की शुरुआत हम करेंगे काठगोदाम से। काठगोदाम से ग्वालदम की दूरी है लगभग 170 किलोमीटर। ये पूरा सफर पहाड़ी है। यदि आपको ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों से डर लगता है तो ये ट्रिप आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। छोटी छोटी पहाड़ियों पर टेढ़े मेढ़े रास्तों का ये सफर इतना सुंदर है कि आपको थकान का जरा भी एहसास नहीं होगा। इस रास्ते पर आपको कुमाऊं के कई सिद्ध मंदिर और हिल स्टेशन मिलेंगे। इस लिहाज से परिवार के साथ ट्रैवल करने के लिए ये सबसे अच्छा पहाड़ी सफर है। इस रास्ते में जो पहला प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है वो है कैंची धाम। बाबा नीम करौली का ये आश्रम काठगोदाम से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर है। कैंची धाम से अल्मोड़ा की दूरी है 45 किलोमीटर। अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ये शहर अपनी बाल मिठाई और विजयादशमी समारोह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से सिर्फ 8 किलोमीटर चलेंगे तो चितई आ जाता है। ये न्याय के देवता गोलजू महाराज के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के भीतर और बाहर आपको कई प्रकार की घंटियां देखने को मिलेंगी। ये घंटियां मनौती पूर्ण होने पर चढ़ाई जाती हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि कितने भक्तों की मनौतियां यहां पूर्ण हुई हैं। जागेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर भी यहां से नजदीक है, लेकिन उसके लिए आपको बाड़ेछीना से दूसरे रास्ते पर मुड़कर 16 किलोमीटर जाने के लिए और इतना ही लौटने के लिए अलग से ड्राइव करना पड़ेगा। जागेश्वर में एक ही परिसर के अंदर कई छोटे बड़े मंदिर हैं। ये मंदिर इतने प्राचीन हैं कि इनका उल्लेख शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। जागेश्वर से कौसानी 84 किलोमीटर दूर है। कौसानी के रास्ते में आपको सोमेश्वर घाटी पड़ेगी। ये कुमाऊं की बहुत उपजाऊ घाटी है। इन खेतों की रंगत मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। अक्टूबर में जब धान की फसल पकने को होती है तब ये घाटी सुनहरी दिखाई देती है। यदि आप बरसात में यहाँ पहुंचेंगे तो चारों ओर हरियाली नजर आएगी। कौसानी हिमालय के दृश्यों के लिए विख्यात है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो कौसानी में रात बिताइए और अगले दिन सुबह चलकर बैजनाथ पहुंच जाइए। गोमती नदी के तट पर बसा ये नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है। इन्हें कुमाऊं के कत्यूरी राजाओं ने 12वीं सदी में बनवाया था। बैजनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ सूर्य, कुबेर, चंडी और काली के मंदिर हैं। ये भारत सरकार द्वारा शिव हेरिटेज सर्किट के तहत जोड़े जाने वाले देश के 4 स्थानों में से एक है। बैजनाथ से ग्वालदम सिर्फ 23 किलोमीटर दूर रह जाता है। चौड़ी और उपजाऊ घाटी में बसे
सुंदर कुमाऊनी गांवों से होता हुआ ये रास्ता धीरे धीरे चीड़ के जंगलों की ओर बढ़ता है। इन जंगलों के पीछे कई बार हिमालय नजर आता है। तो लीजिए, हम ग्वालदम पहुंच चुके हैं। ये एक छोटा सा ठहरा सा शहर है। यहां ना शोर शराबा है, न जिंदगी की भागम भाग। कौसानी की तरह यहां से भी हिमालय दिखाई देता है, लेकिन होटल कौसानी से आधे दाम में मिल जाएंगे। हमारा अगला डेस्टिनेशन है मुनस्यारी। काठगोदाम से मुनस्यारी लगभग 280 किलोमीटर दूर है। अल्मोड़ा तक का सफर हम पिछली यात्रा में तय कर चुके हैं। मुनस्यारी के लिए हम अल्मोड़ा से कौसानी के बजाय चौकोड़ी की तरफ मुड़ते हैं। एक समय चौकोड़ी अपने चाय के बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन आज भी आपको चाय के कुछ बगीचे यहां देखने को मिल जाएंगे। चौकोड़ी से मुनस्यारी 100 किलोमीटर दूर है। असली एडवेंचर शुरू होता है नाचनी से। आपको एक के बाद एक 3 लैंडस्लाइड जोन से होकर गुजरना होता है। कुछ देर आप रामगंगा नदी के किनारे किनारे चलते हैं और इसके बाद रास्ता ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने लगता है। धीरे धीरे पर्वतों का आकार बढ़ता चला जाता है। यदि आपको ऊंचाई से डर लगता है तो यह रास्ता वाकई डरावना है, लेकिन यदि आप अपने डर को जीतना चाहते हैं तो आपको मुनस्यारी जरूर आना चाहिए। मुनस्यारी से कोई 35 किलोमीटर पहले बिर्थी गांव आता है, जो बिर्थी फॉल के लिए प्रसिद्ध है। बिर्थी फॉल तक जाने के लिए मोटर रोड से 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने की गिनती उत्तराखंड के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में होती है। जुलाई से सितंबर के बीच इस झरने में इतना पानी होता है कि ये किसी विशाल नदी सा दिखाई देता है। बिर्थी के आगे सड़क बहुत डरावनी और संकरी हो जाती है। इस सड़क के किनारे आपको छोटे छोटे कई मेमोरियल नजर आएंगे। ये उन लोगों की याद में बने हैं जो अपनी गाड़ियों के साथ इन गहरी खाइयों में हमेशा के लिए समा चुके हैं। यही वो सेक्शन है जहां आप अपने डर को जीत सकते हैं। बिर्थी के लगभग 18 किलोमीटर बाद कालामुनि टॉप आता है। यहाँ मां काली का सिद्ध मंदिर है। 9500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी से पंचाचूली का दृश्य दिखाई देना शुरू होता है। यहाँ आकर चढ़ाई समाप्त होती है और सड़क समतल हो जाती है, लेकिन ये संकरी और घुमावदार बनी रहती है। इस सड़क से पंचाचूली पर्वत ठीक सामने दिखाई देते हैं। हिमालय के बहुत करीब और समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मुनस्यारी का मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता। मौसम साफ होने पर यहां से पंचाचूली के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। पंचाचूली 18,000 फीट से ऊंची 5 हिमालयी चोटियों का समूह है। अगला स्थान हमने चुना है नीति घाटी का आखिरी गांव नीति। एक समय यह गांव
भारत तिब्बत व्यापार मार्ग का अहम पड़ाव हुआ करता था। इस यात्रा को हम शुरू करेंगे हरिद्वार से। नीति गांव हरिद्वार से लगभग 360 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ तक शानदार बद्रीनाथ यात्रा मार्ग है और इसके बाद हम तपोवन की ओर मुड़ जाते हैं। जोशीमठ से आगे निकलते ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगते हैं। तपोवन तक घाटियां चौड़ी हैं और रास्ते में कई सुंदर गांव दिखाई देते हैं। मलारी तक बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है, लेकिन यह पूरा हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील है। जोशीमठ की दरकती जमीन और तपोवन में हुए हादसे की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। ये है तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फरवरी 2021 में एक ग्लेशियर टूटने के कारण आए पानी के सैलाब ने ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट के साथ ही इस प्रोजेक्ट को भी तबाह कर दिया था। अचानक आई बाढ़ ने इन परियोजनाओं की सुरंगों में काम कर रहे लगभग 200 लोगों की जानें ले ली थी। शांति से बहती धौलीगंगा को देखकर आप उस हादसे का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इस हिमालयी क्षेत्र में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तपोवन से सड़क धौलीगंगा के किनारे किनारे चलती है, लेकिन लमतोली के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है और आप नंदा देवी नेशनल पार्क में दाखिल हो जाते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहीं से द्रोणागिरी पर्वत भी दिखाई देता है। ऐसी मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान इसी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर गए थे। द्रोणागिरी व्यू पॉइंट का बोर्ड सड़क के किनारे लगा है। जब आपको ये पर्वत दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि अब ये पॉइंट आने वाला है। ये रहा द्रोणागिरी पर्वत। इसके रंग को देखकर लगता है कि मलारी पहुंचने तक गांव शायद सो चुका होगा। तो हम मलारी पहुंच चुके हैं। ये गांव अभी पूरी तरह जाग रहा है। सड़क से लगे इस मंदिर में झुमेलो नाच चल रहा है। मलारी नीति घाटी का सबसे बड़ा गांव है। इस घाटी में कुल 24 गांव हैं और भाले गांव को छोड़कर बाकी सभी गांव में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ जीवन बहुत कठिन है। सर्दियों में ये लोग कम ऊंचाई वाले स्थानों की तरफ माइग्रेट करते हैं और बर्फ गलने के बाद वापस लौट आते हैं। इस गांव में भी आपको कुछ होम स्टे मिल जाएंगे। मलारी के बाद आता है गमशाली गांव। यहां से इस घाटी का आखिरी गांव सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह जाता है। नीति गांव समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां भी आपको कुछ होम स्टे मिल जाएंगे। इस गांव का एक बड़ा अट्रैक्शन है टिम्बर सैंड महादेव का मंदिर। मोटर रोड से 2 किलोमीटर पैदल चलकर आप यहां तक पहुंच सकते हैं। जाड़ों में पानी जमने पर यहां भी अमरनाथ गुफा की तरह बर्फ का एक विशाल शिवलिंग बन जाता है। अगला सफर है उत्तराखंड की एक मैजिकल वैली का। उत्तराखंड में नेपाल और तिब्बत की सीमा के नजदीक एक बेहद खूबसूरत और मीलों लंबी घाटी है। दुर्गम हिमालय की गोद में बसी ये घाटी अपने अद्भुत दृश्यों और पंचाचूली बेस कैंप ट्रैक के लिए
पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसके बावजूद यहां बहुत कम लोग आ पाते हैं और उसका कारण है यहां तक आने वाला रास्ता, जो साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है। जाड़ों में ग्लेशियर पहाड़ों से खिसक कर इस रास्ते पर आ जाते हैं और गलने का नाम नहीं लेते। बरसात के महीनों में इस सड़क को बारिश का पानी बहा ले जाता है। इस तरह हर साल ये सड़क टूटती और बनती रहती है। नवंबर में ये घाटी बर्फ की चादर ओढ़कर पूरे 6 महीनों के लिए सो जाती है। सारे गांव वीरान हो जाते हैं। अप्रैल में बर्फ गलने के साथ ये गांव एक बार फिर आबाद होते हैं और जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। सिर्फ 6 महीनों के लिए जागने वाली इस अनोखी वैली का नाम है दारमा घाटी। हम आपको इसी घाटी के आखिरी मोटरेबल गांव दांतू तक लेकर जाएंगे। 310 किलोमीटर के इस सफर की शुरुआत हम करेंगे टनकपुर से, जो दिल्ली से लगभग 480 किलोमीटर दूर है। टनकपुर से धारचूला तक BRO की बनाई शानदार सड़क है, लेकिन इसके आगे लगभग 70 किलोमीटर का पैच बहुत टफ और एडवेंचरस है। धारचूला में बहने वाली काली नदी के उस पार नेपाल है। यदि आप चाहें तो बिना वीजा या परमिट के उस पार घूमने जा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक पुल पार करना होता है। धारचूला में कई छोटे बड़े होटल हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छा है कुमाऊं मंडल विकास निगम का ये रेस्ट हाउस। और अब आपको लेकर चलते हैं दारमा घाटी के आखिरी गांव दांतू तक। धारचूला से दांतू गांव लगभग 70 किलोमीटर दूर है। तवा घाट तक हम कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर चलते हैं और उसके बाद दारमा के लिए मुड़ जाते हैं। इस रास्ते पर ट्रैफिक नहीं के बराबर होता है, लेकिन कई अलग अलग वजहों से आपको रुकना ही पड़ता है। कहीं आप अपनी खुशी से रुकते हैं तो कहीं आपके पास कोई चारा नहीं होता। कुल मिलाकर 70 किलोमीटर के इस सफर में 5 से 6 घंटे लगना तय है। रास्ते में खाने पीने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। खाने के नाम पर आपको मैगी या दाल चावल ही मिलेगा। ये लोग दांतू गांव के ही रहने वाले हैं। सर्दियों में ये अपने मवेशियों को लेकर जौलजीबी चले गए थे और अब 100 किलोमीटर पैदल चलकर दांतू पहुंचेंगे। रुकते रुकाते चलते हुए इन्हें 3 दिन हो चुके हैं और अभी 3 दिन और लगने वाले हैं। कल जाएंगे सेला, फिर निश्चित जाएंगे नांगलिंग, नांगलिंग से दांतू। इस रास्ते में 6-7 छोटे बड़े गांव पड़ते हैं, लेकिन दुकानें कुछ ही जगह मिलेंगी। नागलिंग गांव आते आते बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगती हैं। मई के महीने में जब बर्फ गलती है तो गांव वाले इन ऊंचे पर्वतों पर कीड़ा जड़ी की खोज में जाते हैं। पिछले साल कीड़ा जड़ी 20 लाख रुपए किलो तक बिकी थी। संकरी घाटियों से घुमावदार रास्ते चढ़ने के बाद जब सड़क समतल होने लगे तो समझ जाइए कि दुगतू गांव आने वाला है। दुगतू में भी आपको होम स्टे मिल जाते हैं, लेकिन रुकने के लिए अच्छा ऑप्शन है दांतू गांव, जो यहां से 2 किलोमीटर और आगे है। दांतू से पंचाचूली ठीक सामने दिखाई देता है, लेकिन पंचाचूली बेस कैंप ट्रैक के लिए आपको वापस दुगतू आना होगा। दुगतू से इस पैदल ट्रैक की लंबाई है लगभग 7 किलोमीटर। शुरुआत में 1 किलोमीटर तक स्टीप क्लाइंब है,
लेकिन उसके बाद कोई खास परेशानी नहीं होती। पगडंडी के दोनों ओर भोज वृक्ष और बुरांस के पेड़ हैं। जिन फूलों से यह घाटी गुलजार है उसका नाम है बुरांस। 0 पॉइंट की समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 14,000 फीट, लेकिन हरियाली के कारण यहां चलने में कोई खास परेशानी नहीं होती और इस तरह लास्ट मोटरेबल पॉइंट से सिर्फ 7 किलोमीटर पैदल चलकर आप हिमालय के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। तो अपनी पसंद के हिसाब से जगह का चुनाव कीजिए और निकल पड़िए एक शानदार लॉन्ग ड्राइव पर।